वेलकम दोस्तों, पहली क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ेंगे। एक्टिव वॉइस से क्या तात्पर्य है? आप जानते हैं वॉइस मीन्स होता है आवाज, एक्टिव मीन्स होता है सक्रिय। तो एक्टिव वॉइस मीन्स आपका हो गया सक्रिय आवाज। पैसिव वॉइस मीन्स देखिए, पैसिव आपका एक्टिव का अपोजिट है। पैसिव मीन्स होता है निष्क्रिय, वॉइस मीन्स आवाज। तो पैसिव वॉइस मीन्स आपका हो गया निष्क्रिय आवाज। एक्टिव वॉइस अर्थात सक्रिय आवाज को हम लोग पैसिव वॉइस अर्थात निष्क्रिय आवाज में कैसे बदलेंगे, इस नियम के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। पहले आप यह देख लीजिए एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। एक एग्जाम्पल ले लीजिए। राम क्रिकेट खेल रहा है। राम क्रिकेट खेल रहा है। इसमें क्या क्या चीजें हैं? राम राम क्या है आपका सब्जेक्ट, क्रिकेट आपका क्या है ऑब्जेक्ट, खेल रहा है आपका वर्ब। इसमें सब्जेक्ट आप पहले बोल रहे हैं, राम को आप पहले बोल रहे हैं। राम क्रिकेट खेल रहा, राम का उच्चारण आप पहले कर रहे हैं अर्थात सब्जेक्ट का उच्चारण आप पहले कर रहे हैं। तो यह आपका एक्टिव वॉइस है। लेकिन यदि इसी का उच्चारण आप घुमा करके करिए अर्थात सब्जेक्ट का उच्चारण पहले न करिए बल्कि ऑब्जेक्ट का उच्चारण आप पहले करिए, तो वह आपका पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा। जैसे क्रिकेट राम द्वारा खेला जा रहा है। क्रिकेट राम द्वारा खेला जा रहा है। इस सेंटेंस में हम लोग क्रिकेट का उच्चारण पहले किया और एक्टिव वॉइस में क्या था, राम का उच्चारण पहले किए थे। तो राम क्रिकेट खेल रहा है, इसमें दो बिंदुओं पर आप अपना ध्यान केंद्रित करिए। एक राम पर जो सब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट जो आपका क्रिकेट है। इन दोनों बिंदुओं पर आप अपना ध्यान केंद्रित करिए। जब आप सब्जेक्ट का उच्चारण पहले करेंगे तो आपका एक्टिव वॉइस होगा। जब आप कर्म का उच्चारण पहले करेंगे, ऑब्जेक्ट का अर्थात क्रिकेट का उच्चारण करेंगे, तो वह आपका पैसिव वॉइस हो जाएगा। अर्थात एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में फर्क क्या हो रहा है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक दूसरे में चेंज हो जा रहे हैं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर चला जा रहा है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर चला आ रहा है। तो इस प्रकार इसमें दो पॉइंट महत्वपूर्ण हुए एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए। कौन महत्वपूर्ण पॉइंट है? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना। इन दोनों के स्थान को आप परिवर्तित कर दीजिए तो आपका वॉइस चेंज हो जाता है। यदि आप सब्जेक्ट पहले बोलेंगे तो एक्टिव वॉइस होगा, यदि आप ऑब्जेक्ट को पहले बोलेंगे तो आपका पैसिव वॉइस होगा। आइए हम लोग यहाँ पर आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए एवी से तात्पर्य एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस हम लोग अभी तक टेंस में जितने भी एग्जाम्पल्स पढ़े हैं सबके सब एक्टिव वॉइस थे। सभी में हम लोग पहले सब्जेक्ट लिखा था, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, कहीं कहीं मेन वर्ब था, कहीं सेकंड फॉर्म था, कहीं थर्ड फॉर्म था, कहीं आईएनजी लगा हुआ था, फिर ऑब्जेक्ट।
यहाँ पर एक्टिव वॉइस में आप देखिए, हम लोग जो फार्मूला पढ़े थे लिखने का, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते थे, फिर हेल्पिंग वर्ब। यदि उस टेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो लिखते थे, नहीं है तो नहीं लिखते थे। वर्ब, वर्ब का जो भी फॉर्म लग रहा हो, ऑब्जेक्ट, जो भी आपका ऑब्जेक्ट हो। तो आपका एक्टिव वॉइस में जो परिवर्तन होता था, टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में ही परिवर्तन होता रहता था। लेकिन यहां पर हम लोग जब पैसिव वॉइस में आएंगे तो हेल्पिंग और मेन वर्ब में परिवर्तन तो होगा ही, हेल्पिंग और मेन वर्ब में परिवर्तन होगा, साथ ही साथ ये जो सब्जेक्ट है यह ऑब्जेक्ट की जगह पर चला जाएगा और ऑब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह पर। आइए यहां पर देखते हैं एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को ये देखिए एरो लगा हुआ है, पीवी पैसिव वॉइस शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में हमको लिखना है। एक्टिव वॉइस में तो हमारा ये सेंटेंस हो गया, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में क्या लिखेंगे, आपको मैं पहले भी बताया, जब पैसिव वॉइस में हम लोग चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर लिख देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट पहले है, ऑब्जेक्ट बाद में है, तो इस ऑब्जेक्ट को उठा करके सबसे पहले किसके स्थान पर लाएंगे, सब्जेक्ट के स्थान पर। यहाँ पर देखिए यह है ऑब्जेक्ट, मैं यहाँ पर लिख दिया। ऑब्जेक्ट को आपको चेंज करना है, देखिए एरो लगा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट को जो यहाँ पर आपका एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट दिया गया है, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर आप लिख लीजिए। इस ऑब्जेक्ट को चेंज कर रहे हैं आप किसमें, सब्जेक्ट में, ठीक है। और लास्ट में आप क्या कर रहे हैं, यह जो ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में पहले था इसके जगह पर आप क्या लिखेंगे, इस सब्जेक्ट को। तो सब्जेक्ट आप यहां पर लाइए, सब्जेक्ट यहां पर आप लाए। अब सब्जेक्ट को किसके स्थान पर लिखना है, ऑब्जेक्ट वाले, तो सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। यहां पर हम लोग पैसिव वॉइस में देख रहे हैं कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर जा रहा है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर आ रहा है। और ऑब्जेक्ट जो है पहले लिखेंगे पैसिव वॉइस में, अभी पीछे क्लियर हो चुका है हम लोगों का, ऑब्जेक्ट और लास्ट में सब्जेक्ट। लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट हम पहले लिखते हैं और ये सब्जेक्ट जो हम बाद में लिखते हैं, इसमें परिवर्तन होता है। परिवर्तन क्या होता है, जो ये ऑब्जेक्ट है इसको कन्वर्ट करना पड़ता है सब्जेक्ट में, और जो ये सब्जेक्ट आपका है जो लास्ट में लिख रहे हैं, इसको कन्वर्ट करना पड़ता है ऑब्जेक्ट में। आइए हम लोग सबसे पहले इसी को क्लियर कर लेते हैं, किस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना या सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना। यहां पर आप आइए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये मैं चार्ट के रूप में लिखा हूं। सब्जेक्ट क्या होता है, आप पर्सन में आइए, फर्स्ट पर्सन में आई वी आपका सब्जेक्ट होता है, सेकंड पर्सन में आपका यू सब्जेक्ट होता है, और थर्ड पर्सन में आपका ही सी इट दे नेम नेम्स सब्जेक्ट होता है। इन सभी के आप ऑब्जेक्ट भी देख लीजिए, आई का ऑब्जेक्ट मी, वी का ऑब्जेक्ट अस, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, ही का ऑब्जेक्ट हिम, सी का ऑब्जेक्ट हर, इट का ऑब्जेक्ट इट ही होता है, दे का ऑब्जेक्ट देम। नेम एंड नेम्स ये दोनों अलग अलग हैं। यदि आपका नेम सब्जेक्ट है तो उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम या हर, यदि पुल्लिंग है तो हिम होगा या स्त्रीलिंग है तो हर हो जाएगा। यदि नेम्स है तब आपका क्या हो जाएगा, देम। अब यहां पर हम लोग एक पॉइंट और क्लियर करते हैं, यदि कोई नाम है तो पैसिव वॉइस में जब हम लोग जाते हैं तो हिम या हर नहीं लिखते हैं, बल्कि सीधे उसका नाम ही लिख देते हैं।
तो यह चीज आप ध्यान रखिएगा कि पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट को हम लोग जब ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, यदि उसमें सब्जेक्ट आपका नाम है तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी नाम ही लिखा जाएगा, हिम या हर नहीं। तो यहां पर इस चार्ट में आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया। आई का ऑब्जेक्ट मी, सब्जेक्ट आई हो तो उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या लिख देंगे, मी। यदि ऑब्जेक्ट मी हो और उसको सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देना हो तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, आई। इस प्रकार वी का ऑब्जेक्ट अस और अस का सब्जेक्ट वी, यू का ऑब्जेक्ट यू और यू का सब्जेक्ट यू, ही का ऑब्जेक्ट हिम और हिम का सब्जेक्ट ही, सी का ऑब्जेक्ट हर और हर का सब्जेक्ट सी, इट का ऑब्जेक्ट इट और इट का सब्जेक्ट इट ही, दे का ऑब्जेक्ट देम और देम का सब्जेक्ट आपका दे। इस प्रकार यहाँ पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को एक दूसरे में चेंज करने का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम लोगों का ये दो पार्ट हो गया, ऑब्जेक्ट पहले लिखते हैं सब्जेक्ट में चेंज करके, और सबसे लास्ट में सब्जेक्ट आप लिखेंगे उसको किस में चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट में। ये प्रारंभ का पार्ट और ये अंत का पार्ट आपने क्लियर कर लिया। एक पॉइंट इसमें आप और चलिए, यह जो लास्ट में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके लिखते हैं, इसके ठीक पहले आप बाई लगाते हैं। पैसिव वॉइस में बाई लगाया जाता है ऑब्जेक्ट के ठीक पहले। ठीक है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे और उसके ठीक पहले आप क्या लगाएंगे, बाई। तो यहाँ पर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट में चेंज करना, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट में चेंज करना, यह पॉइंट क्लियर हुआ। और प्लस आपका सब्जेक्ट को चेंज करके जब ऑब्जेक्ट में लिखेंगे तो उस ऑब्जेक्ट के पहले बाई का यूज करेंगे, यह पॉइंट क्लियर हुआ। अब रह गई बात यह हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। यहाँ पर पैसिव वॉइस में आप पहले इसको क्लियर करिए वर्ब को। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है। पैसिव वॉइस में हमेशा आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है। अब ये भी पॉइंट क्लियर हो गया कि मेन वर्ब का हमेशा आपको थर्ड फॉर्म लगाना है। हेल्पिंग वर्ब में आइए, जैसे एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार अपना होता था, उसी तरह से पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब होता है। यहाँ पर जो पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब है, यह आपका एक्टिव वॉइस से अलग होता है। एक्टिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार तो आप पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम लोग पैसिव वॉइस में टेंस के अनुसार क्या हेल्पिंग वर्ब लगता है, इस चीज को क्लियर करेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या क्या पॉइंट आपका क्लियर हुआ। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पहले लिखते हैं और ये बाद में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। बीच में आपका हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब जो भी हो लिखते हैं। लेकिन जब पैसिव वॉइस में आते हैं तो इस ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं, लेकिन उसको सब्जेक्ट में कन्वर्ट करके लिखते हैं। और यह जो सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में पहले था, इसको उठा करके बाद में कर देते हैं, लेकिन इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके लिखते हैं और इसके ठीक पहले बाई लगाते हैं। और क्या आपने देखा, इसमें हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इतना पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब आपका हेल्पिंग वर्ब, पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब, इसका हम लोग देखिए कॉन्सेप्ट आगे। देखिए हेल्पिंग वर्ब इन पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में क्या हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, वह टेंस के अनुसार बदलता रहता है। हर टेंस का अपना अलग हेल्पिंग वर्ब होता है। आइए यहाँ पर देखिए चार्ट के रूप में लिखा गया टेंस, इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, नीचे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर।
दोस्तों, एक चीज मैं आपको पहले ही क्लियर कर देना चाह रहा हूं। टेंस में आप देखे हैं, फ्यूचर कंटीन्यूअस में बी का यूज होता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो या पास्ट कंटीन्यूअस हो या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, इसमें सभी में बीन का यूज होता है। तो यहाँ पर एक रूल है कि जिस टेंस में बी या बीन का यूज होता है उसका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस नहीं बनता है। यहाँ पर मैं नोट में ये लिख दिया हूँ, जिस टेंस में बी या बीन का प्रयोग होता है उस टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस नहीं बनता है। जैसे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में आपका बी का यूज होता था, तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का आपका एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो जब फ्यूचर कंटीन्यूअस का आपका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा तो पैसिव वॉइस में इसका कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। आगे देखिए, और प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर का परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इन सभी में बीन लगता था, तो इस नियम के अनुसार इसका भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। इसलिए यह जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है इसमें पैसिव वॉइस का कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, इसमें कोई भी पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। इसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आपका पैसिव वॉइस के लिए कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। अब आइए आगे हम लोग क्लियर करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यदि आपका है तो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब इज, आर, आई एम लगता है। इज किसके साथ लगता है? थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर ही, सी, इट, नेम के साथ। आर किसके साथ लगता है? फर्स्ट पर्सन के वी के साथ, यू के साथ और थर्ड पर्सन के प्लूरल के साथ। आई एम किसके साथ लगता है? हमेशा आई के साथ। पास्ट इंडेफिनिट में आइए, पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस के लिए वाज और वेयर लगता है। वाज आपका आई के साथ लगता है और थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ। वेयर किसके साथ लगता है? फर्स्ट पर्सन के वी के साथ, सेकंड पर्सन के यू के साथ और थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर के साथ। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट में आपका हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस के लिए शैल बी, विल बी, इन दोनों में से कोई एक लगेगा। शैल बी किसके साथ लगेगा? आई वी फर्स्ट पर्सन के साथ, विल बी सेकंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन के सभी के साथ। अब कंटीन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब देखिए, यदि आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आप देखे हैं टेंस में अर्थात एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब इज, आर, आई एम लगता था, फिर वर्ब में आईएनजी लगता था। तो जो हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस में अर्थात टेंस में लगता था इज, आर, एम, उसी में बीइंग जोड़ दीजिए। तो इज बीइंग, आर बीइंग, आई एम बीइंग। जिसके साथ इज लगता था उसी के साथ इज बीइंग भी लगेगा, जिसके साथ आर लगता था उसके साथ आर बीइंग लगेगा, जिसके साथ आई एम लगता था उसके साथ आई एम बीइंग लगेगा। इसी प्रकार पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में आपका हो जाएगा वाज बीइंग, वेयर बीइंग। वाज और वेयर आपका तो लगता ही था एक्टिव वॉइस में, टेंस में, पैसिव वॉइस में उसमें बीइंग जुड़ जाएगा। तो कंटीन्यूअस में आप देख क्या रहे हैं, जो एक्टिव वॉइस अर्थात टेंस में हेल्पिंग वर्ब लगता था इज, आर, एम, वाज, वेयर, इसी में बीइंग शब्द आप क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब आपका हो गया प्रेजेंट और पास्ट का। फ्यूचर कंटीन्यूअस का तो आपका पैसिव वर्ब बनता ही नहीं है। अब परफेक्ट में आइए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब आपका पहले क्या लगता था? हैज और हैड, इसमें बीन जोड़ दीजिए।
हो जाएगा हैज बीन, हैड बीन। हैज बीन किसके साथ लगता है? जिसके साथ आपका हैज लगता था, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ, और बाकी के साथ हैव बीन। तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब आपका हैज बीन और हैव बीन। पास्ट परफेक्ट में क्या हो जाएगा? हैड बीन। हैड आपका तो एक्टिव वॉइस अर्थात टेंस में था ही, इसी में बीन जोड़ दीजिए। फ्यूचर परफेक्ट में आप आइए, फ्यूचर और ये परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब आपका शैल हैव या विल हैव लगता था। तो परफेक्ट में देख रहे हैं क्या आपका हो रहा पैसिव वॉइस में बीन जुड़ता जा रहा, तो इसमें भी बीन जोड़ दीजिए। तो आपका हो गया शैल हैव बीन, विल हैव बीन। और आगे देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बनता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस नहीं बनता है। दोस्तों, इसको याद करने के लिए आप ये इंडेफिनिट को एक साथ देखिए। प्रेजेंट में इज आर एंड, पास्ट में वाज वेयर, फ्यूचर में शैल बी, विल बी। जब आप कंटीन्यूअस में आएंगे तो टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब लगता था उसी में बीइंग जोड़ दीजिए, सभी में, प्रेजेंट के सभी में और पास्ट के सभी में। परफेक्ट में आएंगे तो जो हेल्पिंग वर्ब आप टेंस में पढ़े हैं उसके साथ बीन जोड़ दीजिए। इस प्रकार आपका पैसिव वॉइस में क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगा, यहां पर यह आपका क्लियर हो गया। अब एग्जाम्पल को देखते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल, ए वी एक्टिव वॉइस, आई टीच देम। जरा आप देखिए ये कौन सा टेंस है? आई टीच देम, यह है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हमको किस में बदलना है? पैसिव वॉइस में, पीवी पैसिव वॉइस। तो आई टीच देम इसको हमको पैसिव वॉइस में बदलना है। तो पैसिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? अभी पीछे हम लोग पढ़े हैं, देखिए यहां पर मैं लिख भी दिया हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब इज, आर, आई एम। इस किसके साथ लगता है? आप पढ़ चुके हैं, आर, आई एम के बारे में यह आप पढ़ चुके हैं। आइए आगे देखते हैं। हम लोग क्या देखें, जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को लिखते हैं बदल कर, किसमें? सब्जेक्ट में। तो इसमें आपका ऑब्जेक्ट क्या है? देम। देम को आप पहले लिखेंगे, लेकिन उसको आप सब्जेक्ट में बदल कर लिखेंगे। देम आपका ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट क्या होगा? दे। दे आप पहले लिख लीजिए। उसके बाद सब्जेक्ट लिख लेने के बाद आप क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। किसका हेल्पिंग वर्ब? पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब। पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है? इज, आर, एम। तो दे के साथ आपका हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? आर। आर आपने लगा दिया। उसके बाद क्या? वर्ब का थर्ड फॉर्म टीच। टीच का थर्ड फॉर्म आपका टाट, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे आप? बाई। फिर यह जो आपका सब्जेक्ट है इसको ले जाएंगे ऑब्जेक्ट के स्थान पर, तो ऑब्जेक्ट के रूप में इसको बदल कर लिखेंगे। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। तो इस प्रकार आपका आई टीच देम, यह आपका एक्टिव वॉइस में है, इसका पैसिव वॉइस हो गया दे आर टॉट बाय मी। अगला देखिए, शी रोट ए पोयम ऑन कोरोना। वह कोरोना पर एक कविता लिखी। रोट यह वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो यह आपका कौन सा टेंस हो गया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस।
पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जब आप पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? वाज, वेयर। यहाँ पर मैं लिख दिया हूं हेल्पिंग वर्ब आपका वाज, वेयर। अब जब पैसिव वॉइस हम लोग लिखना प्रारंभ करेंगे तो सबसे पहले क्या करना होगा? एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसको पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के स्थान पर लिख देंगे। आप देखिए यहाँ पर शी रोट ए पोयम, ऑब्जेक्ट आपका क्या है? ए पोयम। ए पोयम को आप यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। तो ए पोयम यह आपका पर्सन से हट करके यह आपका अलग ऑब्जेक्ट है, पर्सन में तो ये नहीं है। तो पर्सन में जब ये नहीं है तो इसको आप उसी तरह से आप लिख देंगे। ये पोयम है तो ये पोयम ही आप लिख देंगे। उसके बाद क्या? हेल्पिंग वर्ब। अब ए पोयम के साथ आपका हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? वाज या वेयर। ए पोयम एक कविता, सिंगुलर नंबर, तो आपका हो गया वाज। वाज लगा दिया आपने। फिर क्या? वर्ब का थर्ड फॉर्म। रोट राइट से बना है, राइट का थर्ड फॉर्म रिटन। हाँ, कोरोना। उसके बाद लास्ट में बाय लगाएंगे और ये जो सब्जेक्ट आपका सी है इसको ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिख देंगे, ऑब्जेक्ट के रूप में बदल कर लिख देंगे। तो सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है आपका? हर। इस प्रकार सी रोट ए पोयम ऑन कोरोना, इसका पैसिव वॉइस हो गया ए पोयम वाज रिटन ऑन कोरोना बाय हर। अगला देखिए एक्टिव वॉइस, ही विल किल ए बर्ड। इसमें ही आपका सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर आएगा पैसिव वॉइस में। ये बर्ड आपका ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा पैसिव वॉइस में। ये दो चीजें क्लियर हुई। तो ये बर्ड को आप पहले लिख लीजिए। अब ये बर्ड के साथ आप हेल्पिंग वर्ब देखिए क्या लगेगा। ये दिया गया एक्टिव वॉइस किसमें है? ही विल किल ए बर्ड, फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस का जब हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? शैल बी या विल बी। तो ए बर्ड के साथ आपका क्या लगेगा? विल बी। आप विल बी लिख लीजिए, हेल्पिंग वर्ब आपका पूरा हो गया। उसके बाद जो वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म लिखेंगे, किल। किल आपका मेन वर्ब है, इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा किल्ड। उसके बाद आप लगाएंगे बाई। फिर ये जो ही है इसको ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे, ऑब्जेक्ट में बदल कर। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम। इस प्रकार ही विल किल ए बर्ड हो गया पैसिव वॉइस में ए बर्ड विल बी किल्ड बाय हिम। अगला देखिए ही इज राइटिंग ए लेटर। इसमें सब्जेक्ट आपका ही और ऑब्जेक्ट आपका ए लेटर। ए लेटर आपका ऑब्जेक्ट है, इसको सबसे पहले लिखेंगे पैसिव वॉइस में। ए लेटर आप लिख लीजिए, ए लेटर आप पहले लिख ही लीजिए। उसके बाद सोचिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा। अब आप ऊपर देखिए टेंस कौन सा है? ही इज राइटिंग ए लेटर, यह है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पैसिव वॉइस के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? इज बीइंग, आर बीइंग, आई एम बीइंग। तो ए लेटर के साथ इनमें से कौन सा लगेगा? ए लेटर सिंगुलर नंबर है तो इज बीइंग, इज बीइंग आप लगा दिए। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइटिंग राइट से बना है, इसका थर्ड फॉर्म रिटन। उसके बाद आप बाय लगा देंगे। फिर ये जो सब्जेक्ट ही है इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके लिखेंगे। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम। अगला देखिए दे वेयर रीडिंग ए नॉवेल। इसे पहले क्लियर करिए सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। दे आपका सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? ए नॉवेल। ए नॉवेल को पैसिव वॉइस में पहले लिख लीजिए। ए नॉवेल जो ऑब्जेक्ट है इसी को पहले लिख लीजिए। उसके बाद क्या सोचेंगे? हेल्पिंग वर्ब के बारे में सोचिए। हेल्पिंग वर्ब कहां से मिलेगा? आप पहले ऊपर वाले सेंटेंस को पढ़ेंगे एक टेंस में। दे वेयर रीडिंग ए नॉवेल, यह है आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जब हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? वाज बीइंग या वेयर बीइंग। ए नॉवेल के साथ आपका क्या लगेगा? वाज बीइंग।
तो वाज बीइंग आप हेल्पिंग वर्ब लिख लिया। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये रीडिंग है, रीड से बना है, रीड का थर्ड फॉर्म राइट। उसके बाद बाय लगा देंगे, बाय लगाने के बाद क्या करेंगे, जो आपका सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखेंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट में बदल कर। दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम, आपने देम लिख दिया। अब आपका पैसिव वॉइस कंप्लीट हो गया। अगला देखिए, राम हैज गिवन मी ए बुक। यहाँ पर जरा आप गौर करिए, राम हैज गिवन मी ए बुक, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, राम, पहले लिखा गया, सब्जेक्ट हो गया राम। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, मी आपका ऑब्जेक्ट है जो पर्सन में है। ए बुक, ये भी आपका ऑब्जेक्ट है, अर्थात इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आपको मिल रहे हैं, मी भी ऑब्जेक्ट है और ए बुक भी ऑब्जेक्ट है। जब दो ऑब्जेक्ट हैं तो किसी को आप पहले लिख सकते हैं। रह गई बात, आप किसको पहले लिखना चाहते हैं। यदि मी को पहले लिखते हैं तो आप मी को पहले लिख करके देख लीजिए। मी ऑब्जेक्ट को पहले आप लिखना चाहते हैं तो इसको, मी को लाइए पहले, किसमें बदलकर, सब्जेक्ट में बदलकर। तो मी का सब्जेक्ट आपका क्या होता, आई, आई आपने लिख लिया। अब सोचिए आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा। अब ऊपर वाले सेंटेंस को पढ़िए, देखिए कौन सा टेंस है। राम हैज गिवन मी ए बुक, राम हैज गिवन, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जब हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, हैज बीन या हैव बीन। तो आई के साथ आपका क्या लगेगा, हैव बीन आप लिख लिए। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये गिवन, गिव का थर्ड फॉर्म है, इसी को सीधे यहाँ पर उतार दीजिए। उसके बाद ये एक बुक जो आपका बचा इसको लिख लीजिए, फिर बाय लगा दीजिए। उसके बाद राम आपका सब्जेक्ट था, इसको किसके स्थान पर लिखना है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट के स्थान पर लाइए, क्योंकि यह नाम है तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर यह आएगा तो अपने नाम के रूप में ही आ जाएगा। इस प्रकार जब मी को ऑब्जेक्ट मान करके आप पहले लिखना प्रारंभ करते हैं तो हो जाएगा आई हैव बीन गिवन ए बुक बाय राम। अब ए बुक को आप ऑब्जेक्ट के रूप में पहले लिखिए, तो ए बुक आपका, इसका जब आप लिखना प्रारंभ करेंगे यहाँ पर तो ए बुक पहले आ जाएगा। इसको सब्जेक्ट के स्थान पर लिख रहे हैं, सब्जेक्ट में ये बदलेगा नहीं, ये अपने रूप में ही रहेगा। बदलता क्या है, जो आप पर्सन में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पढ़े। तो ऑब्जेक्ट आपका ए बुक आपने लिख दिया। ए बुक के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, हैज बीन। ए बुक आपका सिंगुलर नंबर हो गया तो इसके साथ हैज बीन। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म गिवन, उसके बाद टू लगा के तब बी लिखेंगे, फिर बाय लगा देंगे और उसके बाद राम जो सब्जेक्ट था इसको ऑब्जेक्ट की जगह पर लिख देंगे। इन दोनों सेंटेंसों में आप जरा गौर से देखिए, जब मी को आप चेंज कर रहे हैं तो यह आपके लिए सरल है, आई हैव गिवन ए बुक बाय राम। लेकिन जब ए बुक को लेकर के आप लिखना प्रारंभ करते हैं तो ए बुक हैज बीन गिवन, उसके बाद यह जो ऑब्जेक्ट मी है इसके पहले टू लगाना पड़ता है। अर्थात जब भी एक्टिव वॉइस में दो ऑब्जेक्ट हों और उन दोनों ऑब्जेक्ट में से आप उस ऑब्जेक्ट को लेना चाह रहे हैं जो अपने रूप में हो, अर्थात वो पर्सन का न हो। इस हालत में पर्सन का जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो अपने रूप में ही रह जाएगा, लेकिन उसके पहले आपको टू का यूज करना पड़ेगा। इस प्रकार ए बुक हैज बीन गिवन टू मी बाय राम, यह हो गया। अब अगला देखिए, यू हैव स्टोलन माई बुक। इसमें यू आपका सब्जेक्ट हो गया, माई बुक आपका ऑब्जेक्ट। माई बुक को पहले लिख लीजिए,
आप यहाँ पर देखिए माई शब्द लगा हुआ, माई आपका पॉजिटिव केस है, ये नहीं चेंज होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। माई बुक, माई आपका पॉजिटिव केस है, ये आपका चेंज नहीं होता है, केवल सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज होता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज होता है, वो भी केवल पर्सन का। तो माई बुक आप यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब की बात आती है। तो हेल्पिंग वर्ब कैसे आप डिसाइड करेंगे? आप ऊपर वाला सेंटेंस देखिए जो आपको दिया गया है, किस टेंस में है। यू हैड स्टोलन माई बुक, यह आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का जब हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है हमारा? हैड बीन लिख लीजिए। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, स्टोलन आपका थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म लिख दीजिए। फिर बाय, फिर उसके बाद यू को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे। यू यहाँ पर जो सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे, लेकिन उसको ऑब्जेक्ट में बदल कर, तो यू सब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो आपका यू ही होगा। अगला देखिए, यू हैड रिटन ए लेटर बिफोर आई स्लेप्ट, आप एक पत्र लिख चुके थे मेरे सोने के पहले। आप इसमें ध्यान दीजिएगा, ये बिफोर के बाद जो भी शब्द होता है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यहाँ पर इस रूल को क्लियर करने के लिए देखिए मैं एक कलर से कर दें, बिफोर आई स्लेप्ट और पैसिव वॉइस में बिफोर आई स्लेप्ट। तो बिफोर के बाद, बिफोर को लेकर के आगे जो भी आपके वर्ड्स रहेंगे उसमें कोई परिवर्तन पैसिव वॉइस में नहीं होता है। यहां पर आप बिफोर आई सेलेक्ट को आप भूल ही जाइए। बाएं तरफ के आप वाक्य को पढ़िए तो क्या मिलेगा आपको? यू हैड रिटन ए लेटर, यू हैड रिटन ए लेटर, केवल इतना का आप पैसिव वॉइस बनाइए। ए लेटर ऑब्जेक्ट है, आप यहाँ पर लिख लिए सब्जेक्ट के स्थान पर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ये आपका पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैड बीन। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटर्न, वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना होता है, लेकिन उस ऑब्जेक्ट के ठीक पहले क्या लगाना पड़ता है? बाई, तो बाई लगा दीजिए बाई। और यू यहाँ पर सब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे तो ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है तो आप यू लिख देंगे। तो इस प्रकार यू हैड रिटन ए लेटर, इसका पैसिव वॉइस हो गया ए लेटर हैड बीन रिटन बाय यू। अब बिफोर आई सेलेक्ट को उतार दीजिए। अगला देखिए, शी विल हैव रिटन ए पोयम, यहां पर आपका ऑब्जेक्ट क्या है? ए पोयम, इसको पहले लिखना है, आप लिख लीजिए। आप सोचिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा इसमें? देखिए ये कौन सा टेंस है? शी विल हैव, विल हैव किस में लगता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जब हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? विल हैव बीन उसमें जुड़ जाता है, विल हैव बीन या शैल हैव बीन। ए पोएम के साथ क्या लगेगा? विल हैव बीन, विल हैव बीन आपका पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब हो गया। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटर्न, बाय लगा दीजिए, फिर सी को ऑब्जेक्ट में बदल करके हर लिख दीजिए। अगला देखिए, श्याम विल हैव प्लेड ए क्रिकेट मैच बिफोर ही कम्स, बिफोर यहाँ पर भी आया है, यह मैं अंडरलाइन कर दिया हूं, इसको आपको कुछ भी नहीं सोचना है, इसको पैसिव वॉइस में सीधे आपको उतार देना रहेगा। देखिए यहाँ पर मैं उतार दिया हूं। आइए बचे हुए पार्ट का पैसिव वॉइस करते हैं। श्याम विल हैव प्लेड ए क्रिकेट मैच, एक क्रिकेट मैच आपका यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट, इसको आप पहले लिख लीजिए, एरो लगा हुआ, एक क्रिकेट मैच। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कैसे आप पता करेंगे? पहले एक्टिव वॉइस को देखेंगे वो किस टेंस में? विल है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस के लिए क्या होता है? शैल हैव बीन या विल हैव बीन। यहाँ पर एक क्रिकेट मैच है तो इसके साथ विल हैव बीन। उसके बाद
वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेड, फिर बाय लगा के फिर श्याम को क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिख देंगे। क्योंकि यह नाम है तो नाम ही लिख देंगे श्याम। उसके बाद बिफोर ही कम्स, यह आप उतार देंगे। अगला देखिए एक्टिव वॉइस। यहाँ पर अभी ये एग्जाम्पल्स नंबर 10 तक हम लोग केवल अफर्मेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस देखें। मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल और देकर के क्लियर करना चाहता हूँ कि यदि आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव में हो या निगेटिव में हो तब आप कैसे लिखेंगे। आइए एक्टिव वॉइस, हाउ विल यू not have written a poem before she goes to लखनऊ। यहाँ पर देखिए बिफोर आया है, इस सेंटेंस में भी दो कामों का होना पाया जा रहा है। तो बिफोर को लेकर के आगे के तरफ के जितने भी वर्ड्स हैं इसको आप भूल जाइए। इसको देखिए मैं अलग कलर से कर दिया हूं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बिफोर से लेकर के आगे का सभी उसी तरह से उतार देंगे। आइए यहां पर देखिए हाउ पहले आया है, इंट्रोगेटिव है तो हाउ तो रहेगा ही रहेगा। इसमें नॉट का भी यूज है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। तो इसमें जैसे हम लोग पहले पढ़ते थे ठीक उसी प्रकार से इसमें भी व्हाट, हाउ, हाउ मेनी किसी भी प्रश्नवाचक शब्द का यूज हो पहले की तरह ही करते हैं। रह गई बात, जब टेंस में हम लोग पढ़ते थे तो जो उसमें हेल्पिंग वर्ब लगता था उसको सब्जेक्ट के पहले लिख देते थे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते थे इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, या WS से शुरू हुआ है तो WS पहले लिख देते थे फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते थे। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी करेंगे। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में लगेगा उसी हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो पैसिव वॉइस में बनाइए हाउ, हाउ तो आप लिखेंगे ही। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, ए पोयम, ए पोयम आप पहले यहाँ पर लिख लीजिए। ए पोयम आप पहले लिख लीजिए सब्जेक्ट के रूप में। गौर से इसको समझने की कोशिश करिएगा। ये हाउ नॉट इस सबको भूल जाइए, आप इसको अफर्मेटिव में कन्वर्ट कर लीजिए। नॉट को भूल जाइए, हाउ को भूल जाइए और अफर्मेटिव में कन्वर्ट कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, यू विल इधर आ जाएगा, यू विल हैव रिटन पोयम। इसका पैसिव वॉइस आप बना लीजिए। यह है आपका कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इसमें पैसिव वॉइस के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, शैल हैव बीन या विल हैव बीन। यह निर्भर करेगा आपके सब्जेक्ट पर। ए पोयम यहां पर लाइए, सब्जेक्ट के स्थान पर लिख लीजिए। सब्जेक्ट के स्थान पर ए पोयम आपने लिख लिया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यहां पर क्या हो जाएगा, ए पोयम के साथ विल लगेगा, विल हैव बीन, ए पोयम लिख लिए आप। उसके बाद विल यहां पर लिखिए विल हैव बीन, ए पोयम उसके बाद विल हैव बीन। समझने की कोशिश करिएगा। ए पोयम आप पहले लिखिए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ए पोयम के बाद लिखिए, नॉट भूल जाइए, नॉट की जगह पर आप विल समझ लीजिए, विल हैव बीन। अब आप क्या करेंगे, क्योंकि दिया गया सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव में है और हाउ से शुरू है तो हाउ को आप उतार लीजिए, और जो यहाँ पर विल आप लिखे थे विल को उठा करके हाउ के बाद कर दीजिए, अर्थात सब्जेक्ट के पहले। तो विल यहां से उठ करके इधर चला गया, आपका इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट हो गया। लेकिन यह निगेटिव में भी है, इंट्रोगेटिव निगेटिव में है, तो इसमें आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा देंगे। तो हाउ विल ए पोयम नॉट हैव बीन रिटन बाय यू, और ये आपका बिफोर शी गोज टू लखनऊ उतार लेंगे। अगला देखिए, हु हैज रिटन दिस लेटर, हु हैज रिटन दिस लेटर। यह है आपका कौन सा
टेंस है हु हैज रिटन, हैज किसके साथ लगता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यह आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। यहाँ पर आपको एक रूल मिलेगा, जब कोई भी सेंटेंस हु से प्रारंभ हो, प्रश्नवाचक शब्द हु हो, तो जब उसका हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हु के जगह पर आपका बाय हुम हो जाता है। अर्थात एक्टिव वॉइस का जो प्रश्नवाचक शब्द हु है, पैसिव वॉइस में वही बदल जाता है बाय हुम। तो हु के जगह पर बाय हुम आप लगा देंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आप देखेंगे, ऑब्जेक्ट देखेंगे। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? दिस लेटर। दिस लेटर यहाँ पर आप लिखिए। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या लगेगा? प्रेजेंट परफेक्ट में दिस लेटर के साथ हैज बीन। तो दिस लेटर हैज बीन, ये हैज दिस लेटर के बाद हैज बीन आप लिखेंगे सिंपल में, अफर्मेटिव में। लेकिन यहाँ पर बाय हुम आप पहले लगा चुके हैं प्रश्नवाचक शब्द, तो हेल्पिंग वर्ब आपको यहाँ पर ले आना पड़ेगा। इसके बाद बाय हुम के बाद, या आप ऐसे कहिए दिस लेटर, यानी जो सब्जेक्ट के रूप में लिखे हैं इसके पहले, तो यहां से हैज को उठा लीजिए। बाय हुम हैज दिस लेटर बी रिटन। अगला देखिए, मे आई टेक इट। यहां पर मे का यूज है। जब मे का यूज हो तो पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तो मे बी हो जाता है हेल्पिंग वर्ब। कैन हो उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैन बी हो जाएगा। तो यहाँ पर मे है तो मे आई टेक इट, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से ही आपका सेंटेंस प्रारंभ है। प्रश्नवाचक जो यह वाक्य है मे से ही प्रारंभ है, तो मे तो आपको पहले रखना ही पड़ेगा। यदि ये मे पहले नहीं होता, इसको मे आई टेक इट, इसको आप अफर्मेटिव में कन्वर्ट करके देखिए तो आई मे टेक इट, आई मे टेक इट, मे उठ करके आई के बाद आ जाता किसमें? अफर्मेटिव में। अब अफर्मेटिव में ही आप पैसिव वॉइस बना लीजिए। पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट आपका इट है, इट पहले आप लिख लेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब मे का यूज है, मे भी हो जाएगा। इट के बाद मे लिखिए, बी लिखिए। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म टेक का टेकन, बाय लगा दिए। फिर आई आपका सब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट में बदल के मे लिख दिया। लेकिन यहाँ पर प्रश्नवाचक यह सब वाक्य है और हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हुआ है, तो इट के बाद जो मे भी आप पहले लिखे थे, मे को उठा करके कहाँ करेंगे? सब्जेक्ट के पहले, इट के पहले। तो इट मे बी टेकन बाय मी के जगह पर हो जाएगा मे को जब इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे इसको, तो मे पहले आ जाएगा, मे इट बी टेकन बाय मी। इस प्रकार यह है आपका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस जितने भी टेंस थे, जिसका पैसिव वॉइस बनता है, उसके रूल्स और एग्जांपल्स को हम लोग देखें। यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट एंड स्पेशल रूल्स इन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है कंपटीशन के लिए, और एकेडमिक स्तर पर इंटरमीडिएट में ज्यादातर इसी में से पूछा जाता है। आइए, जब एक्टिव वॉइस में दो ऑब्जेक्ट हों, इस चीज को मैं पीछे अभी एक एग्जांपल में क्लियर किया था। जैसे ही गेव मी ए पेन, वह मुझे एक पेन दिया। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? मी। एक ऑब्जेक्ट तो मी है और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है? एक पेन। दो ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसमें से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर के पैसिव वॉइस बना सकते हैं। हम लोग पहले मी को लेकर के पैसिव वॉइस बनाते हैं। मी आपका ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे, सब्जेक्ट में बदल कर। तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई। आई आप लिख लिया।
उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बारे में सोचिए। ही गेव, वर्ब का सेकंड फॉर्म सब्जेक्ट के साथ पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? वॉच, वेयर। वाई के साथ क्या लगता है? वॉच। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म आप लेती है, और सबसे लास्ट में बाय लगा करके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल के लिखेंगे। तो सब्जेक्ट आपका ही है, ही को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे, हिम हो जाएगा, इसके पहले बाय लगा देंगे। फिर बच क्या रहा? ए पेन, ए पेन को बीच में ही उतार देंगे, बाय के पहले ही। बाय सबसे लास्ट में लगेगा, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो आई वॉज गिवन ए पेन बाय हिम। हम लोग मी को लेकर के यह पैसिव वॉइस बना दिए। अब ए पेन भी तो आपका एक ऑब्जेक्ट है, ए पेन को लेकर के आप पैसिव वॉइस बनाइए। तो ए पेन आप पहले लिखिए सब्जेक्ट के स्थान पर, ए पेन आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, लेकिन जब इसको सब्जेक्ट में बदलेंगे तो ये पेन ही रहेगा, ये पेन ही रहेगा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में केवल पर्सन का चेंज होता है। ये पेन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ये पेन के साथ वॉच, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म गिवन। अब यहाँ पर जो मी है इसके पहले आपको टू लगाना पड़ेगा। टू मी बाय हिम। यही चीज आपको ध्यान देना है कि इन दोनों ऑब्जेक्ट में से हम किसको लेके चलेंगे तो क्या परिवर्तन होगा। यदि आप पर्सन वाले ऑब्जेक्ट को लेकर के चलते हैं तो आपको कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा, लेकिन बिना पर्सन वाला ऑब्जेक्ट आप लेकर के चलते हैं तो पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो पर्सन वाले ऑब्जेक्ट के पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा? टू, टू भी। अगला देखिए, आई टॉट हर इंग्लिश। मैं उसे इंग्लिश पढ़ाया। टॉट पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? हर, उससे, ये पर्सन का ऑब्जेक्ट है। इंग्लिश ये भी ऑब्जेक्ट है, ये पर्सन का नहीं है। इन दोनों में से चाहे हर को या इंग्लिश को लेकर के आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं। हम लोग पहले हर को लेके बनाते हैं। हर आपका ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट के रूप में जब लिखेंगे तो हर का सब्जेक्ट क्या होता है? सी, सी आप लिख लीजिए। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, आई टॉट हर इंग्लिश, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? वाज, वेयर। सी के साथ क्या लगेगा? वाज, वाज आप लगा दिए। फिर क्या? वर्ब का थर्ड फॉर्म टॉट, उसके बाद ये इंग्लिश लिख लीजिए, फिर बाय लगाइए, फिर उसके बाद जो सब्जेक्ट आई है इसको ऑब्जेक्ट में बदल कर लिख दीजिए मी। इसमें आपको कुछ ज्यादा नहीं सोचना पड़ा, बस इसमें ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो सब्जेक्ट हमारा पहले, इसको सबसे लास्ट में लिखेंगे ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक उसके पहले बाय लगाएंगे, और बाकी इधर जो बीच में बचा रहेगा, जो भी शब्द बचा हो उसको आप उतार देंगे। जैसे इंग्लिश बच रहा है, इंग्लिश को आप उतार देंगे। बाकी सब्जेक्ट और ये हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म इतना तो आप लिखेंगे, इंग्लिश बच रहा है, इंग्लिश को आप उतार देंगे। अब यदि हम लोग इंग्लिश को लेकर के बनाए तो आइए, इंग्लिश पहले लिखिए सब्जेक्ट के स्थान पर, ये भी सिंगुलर नंबर, तो वॉच हेल्पिंग वर्ब, इंग्लिश वॉच टॉट। अब यहाँ पर जो हर आया था, आई टॉट हर इंग्लिश, हर आपका क्या है? पर्सन का है, पर्सन का ऑब्जेक्ट है, तो पर्सन के ऑब्जेक्ट के पहले आप क्या लगाएंगे? टू, टू हर बाय मी। ये दोनों एग्जाम्पल्स बहुत ही महत्वपूर्ण है कंपटीशन के लिए या हाई स्कूल इंटरमीडिएट एग्जाम्स के लिए। अगला देखिए, जब एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट स्पष्ट न हो। कभी कभी ऐसा होता है कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एकदम क्लियर नहीं रहेगा, उस हालत में आपको क्या करना होगा? एग्जाम्पल देखिए, एक्टिव वॉइस, समवन हैज स्टोलन माय पेन। समवन, कोई, हैज स्टोलन माय पेन, कोई मेरी किताब चुरा लिया है। कौन चुराया है? समवन, समवन कोई जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
समवन के बारे में आपको पता ही नहीं है, तो यह सब्जेक्ट के रूप में स्पष्ट रूप से नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इसका जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? माई बुक। माई बुक से लिखना प्रारंभ करिए, माई बुक। और हैज स्टोलन आपका है, तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जब पैसिव वॉइस बनाते थे हेल्पिंग वर्ब क्या लगता? हैज बीन, हैव बीन। लेकिन माई बुक के साथ आपका क्या लगेगा? हैज बीन। माई बुक हैज बीन, इसके बाद वर्ब का थर्ड पार्ट स्टोलन। और ये जो समवन है इसको हटा देते हैं, इसका कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, समवन यह क्लियर अर्थ सब्जेक्ट के रूप में नहीं दे पा रहा है, इसलिए इसको ऑब्जेक्ट के स्थान पर नहीं लिखा जाता है। अगला देखिए, पीपुल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। लोग इंग्लिश बोलते हैं पूरे संसार में। तो यहां पर आपका ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट हुआ। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर पहले लिखेंगे, इंग्लिश आप लिख लिया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बारे में आइए। पीपुल स्पीक, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम। इंग्लिश आपका सिंगुलर नंबर है, इसके साथ आपका इज, इंग्लिश इज। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन। ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये आप लिख लीजिए। उसके बाद यदि आपका यहाँ पर सब्जेक्ट क्लियर होता तो इसको बाय लगा के ऑब्जेक्ट में बदल करके लिखते। लेकिन पीपुल, लोग बोलते हैं ना, ये स्पष्ट रूप से आप सब्जेक्ट नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर स्पष्ट रूप से आप सब्जेक्ट के रूप में पीपुल को नहीं पा रहे हैं, तो इसका पैसिव वॉइस में कोई मतलब नहीं बनता है। इसलिए बाय पीपुल यहाँ पर छोड़ दिया जाता है, नहीं लगाया जाता है। तो इस तरह से जब आपका एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट स्पष्ट न हो, जैसे समवन हो या पीपुल हो, तो जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इसको ऑब्जेक्ट के स्थान पर नहीं लिखते हैं, और उसके साथ बाई जो लगता था ऑब्जेक्ट के साथ उसको भी नहीं लगाते हैं। बाई आप तभी लगाएंगे जब आपका ऑब्जेक्ट होगा। जब ऑब्जेक्ट ही नहीं तो बाई का कोई मतलब ही नहीं बनता है। अगला देखिए, एक्टिव वॉइस में हम लोग पीछे जो भी देखें, यहां पर आइए देखते हैं। पैसिव वॉइस में क्रिया नॉन तथा ओब्लाइज के पश्चात टू का यूज होता है। एग्जाम्पल देखिए, नॉन, यहां पर देखिए क्रिया नॉन हो या ओब्लाइज हो, इसके बाद टू का यूज होता है। यह दोनों एग्जाम्पल्स कंपटीशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक्टिव वॉइस देखिए, एवरीबडी नोज गांधी जी। प्रत्येक व्यक्ति गांधी जी को जानता है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? गांधी जी। गांधी जी आप पहले कर लिया। एवरीबडी नोज कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा पैसिव वॉइस में? इज, आर, एम। गांधी जी के साथ क्या लगेगा? इज आप लगा दिया। उसके बाद क्या? वर्ब का थर्ड फॉर्म नो, जानना इसका थर्ड फॉर्म नोन। अब ये नोन आ गया और ये रूल कर रहा है नोन यदि आपका क्रिया हो तो इसके बाद टू लगता है, तो टू आपको लगाना पड़ेगा। टू, उसके बाद एवरीबडी। यहाँ पर बाई का यूज नहीं होता है। जब क्रिया आपकी नोन हो पैसिव वॉइस में तो इसके बाद टू लगता है। जब टू लग जाता है तो बाई का यूज नहीं होता है। उसी तरह से ओब्लाइज यदि आपका हो तो इसके बाद भी टू लग जाएगा और बाई का यूज नहीं होगा। जैसे आई शैल ओब्लाइज हिम, यह है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। इसका पैसिव वॉइस बनाइए। ऑब्जेक्ट यहाँ पर है हिम, हिम को सब्जेक्ट के रूप में बदल के लिखिए ही। अब ही के साथ हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर विल बी, ही विल बी। उसके बाद वर्ब ओब्लाइज, इसका थर्ड फॉर्म ओब्लाइज। ओब्लाइज आ गया तो इसके बाद आपको क्या लगाना पड़ेगा? टू, ओब्लाइज टू। और आई जो है इसको ऑब्जेक्ट में बदल के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? मी। यहां पर देखिए
जब ओबिलाइट के बाद टू लग गया तो बाई का यूज नहीं होगा। इन दोनों एग्जाम्पल्स को आप बहुत ही सावधानी पूर्वक देखिएगा। ये ध्यान रखिएगा, जब हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें यदि क्रिया का जो रूप है थर्ड फॉर्म नोन हो या ओबिलाइड हो तो इसके बाद सदैव टू लगता है, बाई का यूज नहीं होता है। इन दोनों के बाद टू लगा के फिर जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट के रूप में बदल के लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर आई है तो आई को ऑब्जेक्ट के रूप में बदल करके आप मी लिख दिए। दोस्तों, अब हम लोग टेंस के जो भी रूल्स थे उसको देखे पैसिव वॉइस के अनुसार। यहाँ पर हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस, अभी तक तो हम लोग टेंस में रहे, टेंस का पैसिव वॉइस देखते रहे। अब हम लोग यहाँ पर इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस देखेंगे। रूल्स ऑफ पैसिव वॉइस इन इंपरेटिव सेंटेंस। पीछे तो हम लोग टेंस के बारे में पढ़ चुके, टेंस का पैसिव वॉइस पढ़ चुके। यहाँ पर हम लोग सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। इसके रूल्स को देखिए। रूल फर्स्ट, जब एक्टिव वॉइस में ऑर्डर हो, जब एक्टिव वॉइस में ऑर्डर हो, आदेश दिया गया हो, तो उसको लिखने का फार्मूला पैसिव वॉइस में क्या है? पीवी। यहाँ पर पैसिव वॉइस, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हूँ, पीवी पैसिव वॉइस। जब ऑर्डर हो एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस में क्या लिखते हैं? सबसे पहले लेट लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर बी लगा देते हैं, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। आइए एग्जाम्पल देखिए। ओपन द डोर, ये आपका एक्टिव वॉइस है। ओपन द डोर, दरवाजा खोलिए, ये आदेश दिया जा रहा है। तो लेट, लेट पहले लिखेंगे, लेट आपने लिख लिया। उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? द डोर, द डोर आपने लिख दिया। फिर उसके बाद क्या लिखते हैं? बी, बी लिख लिया आपने। फिर क्या लिखते हैं? वर्ब का थर्ड फॉर्म, ओपन वर्ब है, इसका थर्ड फॉर्म ओपन। लेट द डोर बी ओपन। अगला देखिए, शो मी योर बुक्स, शो मी योर बुक्स। यहाँ पर भी ऑर्डर दिया जा रहा है, आप अपनी किताब मुझे दिखाओ। तो क्या करेंगे? पहले लेट लगाएंगे, लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट योर बुक्स, उसके बाद क्या लिखेंगे? बी, उसके बाद क्या लिखेंगे? वर्ब का थर्ड फॉर्म सो, सो का थर्ड फॉर्म सो, उसके बाद टू मी। यहां पर भी वही चीज हो जा रहा है, यहाँ पर दो दो ऑब्जेक्ट हो रहे हैं, मी और योर बुक्स। जब योर बुक्स को लेकर के आप पहले चलेंगे, योर बुक्स को लेकर के आप पहले चलेंगे तो ये मी को बाद में लिखना पड़ेगा, इसके पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा? टू। अगला देखिए, जब एक्टिव वॉइस में डू नॉट का यूज हो, एक्टिव वॉइस में डू नॉट का यूज हो, डू नॉट का यूज आपका एडवाइस हो सकता है, होता भी है। तो यहाँ पर दो ढंग से इसका हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं। जब डू नॉट का यूज हो, केवल इतने को आप देखिए, डू नॉट का यूज हो तो इसको आप कैसे लिखते हैं? पहले लेट लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर नॉट का यूज करते हैं, फिर बी का यूज करते हैं, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब जरा आप इस फार्मूले को और ऊपर जो ऑर्डर वाला फार्मूला पढ़े थे, इन दोनों में देखिए क्या फर्क है। लेट ऑब्जेक्ट बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, लेट ऑब्जेक्ट नॉट प्लस बी वर्ब का थर्ड, केवल नॉट का फर्क है। अर्थात ये जो डू नॉट था, इसी की वजह से यहाँ पर आपको नॉट लगाना पड़ रहा है। यदि डू नॉट नहीं होता तो आप नॉट नहीं लगाते तो ये आपका ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता। हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आपको ये ऑर्डर वाला फार्मूला याद है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब्स, तो आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। केवल इसमें डू नॉट है तो ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का यूज कर देंगे। ठीक है, अब इस फार्मूले पर पहले हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। डू नॉट एब्यूज द पुअर, गरीब को गाली मत दो। ये आपका क्या है? डू नॉट का यूज है यहाँ पर, यहाँ पर डू नॉट का यूज है।
तो डू नॉट का यूज तो क्या लिखेंगे, पहले लेट आप लिख लिए, उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट आप लिख लिए, द पुअर, उसके बाद क्या नॉट लगाना है, नॉट लगा लिए, फिर क्या बी लिखना है, बी आप लिख लिए, फिर और का थर्ड फॉर्म एब्यूज का थर्ड फॉर्म एब्यूज्ड। तो डू नॉट यदि आपका आ गया है तो केवल यही नॉट ऑब्जेक्ट के बाद लग जाता है, बाकी आपका तो पहले जैसा ही रहता है। तो डू नॉट का फार्मूला आपका यह होता है, जब डू नॉट आता है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड। इसको जब डू नॉट का यूज हो तो इसको, यह डू नॉट का यूज सलाह के रूप में होता है। गरीब को गाली मत दो, यह सलाह है, आदेश नहीं है। तो इसको आजकल एडवाइस के रूप में भी पैसिव वॉइस बनाया जाता है। तो एडवाइस के रूप में बनाएंगे डू नॉट का यूज होने पर तो क्या लिखेंगे, यू आर एडवाइज, यू आर एडवाइज नॉट, उसके बाद टू लगा देंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट पार्ट, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। यह फर्क है इसमें। जब डू नॉट के यूज हो तो ये फार्मूला तो यह इसको पैसिव वॉइस बनाने का, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड पार्ट। दूसरा फार्मूला क्या है, यू आर एडवाइज्ड, उसके बाद नॉट, फिर टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये पहले वाले फार्मूले को तो हम लोग यहाँ पर देख लिए, दूसरे वाले को देखिए, डू नॉट एब्यूज द पुअर, इसको हम लोग एडवाइज वाला फार्मूला लगाते हैं। यू आर एडवाइज आप यहाँ पे लिख लिया, यू आर एडवाइज, उसके बाद क्या लिखना है, नॉट लिख लिए आप, फिर क्या लगाना है, टू लगा दिए आप, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एब्यूज, टू एब्यूज, उसके बाद ऑब्जेक्ट द पुअर। तो इस प्रकार डू नॉट से यदि आपका प्रारंभ हो रहा है इंपरेटिव सेंटेंस, तो उसका पैसिव वॉइस बनाने का ये दो फार्मूला है। पहला लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, दूसरा यू आर रिक्वेस्टेड प्लस नॉट प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगला जब एक्टिव वॉइस में एडवाइस हो, एक्टिव वॉइस में क्या हो, एडवाइस हो, लेकिन उसमें डू नॉट का यूज न हो। ये डू नॉट का जो यूज है यह आपका एडवाइस ही होता है, लेकिन और सारे भी बहुत एडवाइस होते हैं जिसमें डू नॉट का यूज नहीं होता है। तो जब डू नॉट का यूज न हो लेकिन वो एडवाइस हो तो उस हालत में क्या लिखते हैं, यू आर एडवाइज्ड, ये पीवी पैसिव वॉइस का फार्मूला है, यू आर एडवाइज्ड, उसके बाद टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस, ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, सड़क के नियमों का पालन करिए, यह क्या है, एडवाइस है। तो इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यही फार्मूला आप लगाएंगे, ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, ये आपका एडवाइस है, इसमें डू नॉट का यूज तो है नहीं, तो आप यही फार्मूला लगाएंगे, यू आर एडवाइज्ड, उसके बाद टू, यू आर एडवाइज्ड, उसके बाद टू, फिर क्या, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ओबे है वर्ब, यहाँ पर ओबे लिख लिए, इतना हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, द रूल्स ऑफ द रोड, यहाँ पर आप लिख लिए द रूल्स ऑफ द रोड। तो इस प्रकार ओबे द रूल्स ऑफ द रोड ये आपका एडवाइस हुआ है। इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे, यू आर एडवाइज्ड टू ओबे द रूल्स ऑफ द रोड। इसमें जरा आप गौर से देखिए, आपको कुछ नहीं करना, यह आप इतना समझ जाइए कि यह एडवाइस है, तो क्या करिए, यू आर एडवाइज्ड टू, इतना ही जोड़ दीजिए और बाकी पूरा सेंटेंस आप वही उतार दीजिए, ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, यू आर एडवाइज्ड टू, यही आप इतना दिमाग में बैठा लीजिए। यह सलाह दिया जा रहा है, जब सलाह दिया जाता हो तो यू आर एडवाइज्ड टू, यू आर एडवाइज्ड टू अपने तरफ से लिखना पड़ता है, उसके बाद पूरा जो सेंटेंस रहे वही आप उतार दीजिए।
फिर अगला देखिए, जब एक्टिव वॉइस में रिक्वेस्ट हो, जब क्या हो, रिक्वेस्ट हो, तब इसका क्या होगा, पैसिव वॉइस, यू आर रिक्वेस्टेड टू। जब एडवाइस होता तो क्या लिखते थे, यू आर एडवाइज्ड टू। यहाँ पर रिक्वेस्ट है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर जो भी रहेगा आप उसको लिख देंगे। प्लीज कम हियर, प्लीज आपका क्या है, रिक्वेस्ट बता रहा, कम हियर, प्लीज कम हियर रिक्वेस्ट बता रहा, तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कम, कम ही लिख लीजिए, फिर आगे जो भी रहेगा, हियर है तो हियर आप लिख लीजिए। अगला देखिए, प्लीज गिव मी ए पेन, प्लीज लगा हुआ रिक्वेस्ट है, तो आप क्या करेंगे, यही ऊपर वाला आप ध्यान रखिए, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गिव, बाकी सब वैसे ही उतार दीजिए। यह प्लीज आपका हो जाता है समाप्त। प्लीज के सेंस में ही आप यू आर रिक्वेस्टेड टू का यूज कर रहे हैं, तो प्लीज आया, इसके स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख के आप आगे बढ़ जाएंगे, जैसे है पूरा पूरा आप उतार देंगे। तो दोस्तों, इसमें आपको कुछ भी ज्यादा मेहनत नहीं करना है। यदि प्लीज है, रिक्वेस्ट है, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद सब उतार दीजिए प्लीज को हटा करके। यदि आपका एडवाइस है, यू आर एडवाइस टू, उसके बाद सब उतार दीजिए। दोस्तों, अब हम लोगों का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के सारे रूल्स, टेंस के और इंपरेटिव सेंटेंस के यहाँ पर कंप्लीट हो गए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। ओके, थैंक्स।